बीए प्रथम वर्ष में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आज हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल का पूरे वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का अन्य नाम है एक ऋग्वैदिक काल, क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई। इस पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो पूरे वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण में अथवा उसके विनाश के बाद भारत में एक अन्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। इस सभ्यता के संस्थापकों को ऋग्वेद में आर्य कहा गया है। जो वैदिक काल के संस्थापक हैं उनको ऋग्वेद में कहा गया है आर्य। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सुसंस्कृत, कुलीन, श्रेष्ठ। योग वशिष्ठ में आर्य की परिभाषा देते हुए लिखा गया है कि जो पर्याप्त रूपेण कर्तव्यों का आचरण तथा अकरणीय कर्मों का निषेध रखता हुआ अपने स्वाभाविक चरित्र में निष्ठा रखता है, वह आर्य कहलाता है। जो शास्त्रानुकूल, आचारानुकूल, शुद्ध चित्त अनुकूल यथा स्थिति व्यवहार का संग्रहण करता है, वह आर्य है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि संभवतया भारत के मूल निवासियों के विरुद्ध अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ही भारत में प्रवेश करने वाले इन नव आगंतुकों ने अपने लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया था। मतलब आर्य लोग कोई बाहरी थे जिन्होंने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए भारत में प्रवेश किया और उन्होंने अपने लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सुंदर स्वरूप मूलतः आर्यों के कठिन परिश्रम और साधना के परिणाम स्वरूप ही बन पाया है। तो ये था वैदिक काल और वैदिक काल के संस्थापक आर्य। अब क्वेश्चन हमारा बनता है कि पूर्व वैदिक काल अथवा ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं पूर्व वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति जब हम कहीं सबसे पहले पढ़ते हैं तो सामाजिक स्थिति में सबसे पहला पॉइंट आता है परिवार। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का सामाजिक जीवन काफी सुव्यवस्थित था। समाज की मूल इकाई परिवार थी। परिवार पितृमूलक होते थे, अर्थात पिता परिवार का मुखिया होता था। उसे गृहपति भी कहा जाता था। परिवार के सभी सदस्यों तथा भूमि एवं संपत्ति पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहता था। परिवार के मुखिया के नाते परिवार के सभी सदस्यों का लालन पालन करना, विवाह तथा उनकी उन्नति का ध्यान रखना उसका प्रमुख कर्तव्य होता था। परिवार के मुखिया अर्थात पिता का। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवारों की प्रधानता थी। माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, भाई बहन, भतीजा भतीजी, पुत्र पौत्र आदि एक परिवार में सामूहिक रूप से रहा करते थे। परिवार की संपत्ति पर पिता के पुत्रों का समान अधिकार माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में गोद लेने की प्रथा का प्रचलन हो चुका था। गोद के लिए सामान्यतः भाई की संतान को ही प्राथमिकता दी जाती थी। वैदिक काल में अतिथि सत्कार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। दूसरे नंबर पे आता है स्त्रियों की दशा। परिवार में
पुरुष की प्रधानता होते हुए भी वैदिक समाज में स्त्रियों को सम्मानित स्थान प्राप्त था। परिवार में भी स्त्रियों का स्थान उच्च था। वे गृह स्वामिनी मानी जाती थी। पर पत्नी ही घर है, पत्नी ही गृहस्थी है। जहाँ जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है आदि का प्रमाण हमें ऋग्वेद के अनेक मंत्रों से मिलता है। इस युग में स्त्रियां यज्ञ तथा अन्य धार्मिक उत्सवों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेती थी। इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। कन्याओं की शिक्षा का समुचित प्रबंध था। लोपामुद्रा, घोषा, विश्वावारा, सिक्ता, अपारा आदि ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थीं जिन्होंने साहित्य तथा ज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत प्रतिष्ठा प्राप्त की। स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, परंतु विवाह से पूर्व उन्हें पिता के नियंत्रण में, विवाह के बाद पति के नियंत्रण में और पति की मृत्यु के बाद पुत्र की देखरेख में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो ये थी स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक कालीन समाज में। अब है विवाह। ऋग्वैदिक काल में विवाह एक पवित्र एवं धार्मिक संस्कार माना जाता था। विवाह के पहले आजकल की भांति दोनों पक्षों के लोग लड़के लड़की की चारित्रिक, शारीरिक एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेते थे। विवाह के समय लड़का और लड़की दोनों वयस्क होते थे। इस युग में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। प्राय एक ही स्त्री से विवाह किया जाता था, परंतु राजवंश के व्यक्ति तथा धनी व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करते थे। विवाह के अवसर पर वधू पक्ष के यहाँ बारातियों का आदर सत्कार किया जाता था। जैसे आजकल की प्रणाली प्रचलित है, ऐसे ही उस जमाने में भी प्रचलित थी। इसके बाद आता है वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी या नहीं, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वैश्य और शूद्र शब्दों का उल्लेख मिलता है और कहा गया है कि ब्राह्मण परमात्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इसके आधार पर कुछ विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है कि ऋग्वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि पुरुष सूक्त कालांतर की रचना है, मतलब बाद में लिखी हुई रचना है। प्रारंभ में आर्य समाज दो भागों में विभक्त था, दो वर्गों में विभक्त था, आर्य तथा अनार्य। परंतु कुछ समय पश्चात ये कार्य विभाजन की आवश्यकता पड़ी और संपूर्ण समाज कई वर्गों में विभाजित हो गया। अतः आर्य लोग कार्य के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित हो गए। वो 4 वर्ग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। 4 वर्ण जो हम वर्ण व्यवस्था में पढ़ रहे हैं। तो यज्ञ करना, हवन करना, अध्ययन अध्यापन कराना तथा राष्ट्र कल्याण और शत्रुओं पर विजय के लिए देवी देवताओं की स्तुति करने वाले जो लोग होते थे वह ब्राह्मण कहलाते थे। युद्ध में भाग लेने वाले तथा राजकीय एवं प्रशासनिक कार्यों का संचालन करने वाले क्षत्रिय कहलाते थे। वैश्य जो लोग थे वह व्यापार, वाणिज्य, कृषि और उद्योग धंधे किया करते थे और जो शूद्र लोग होते थे वह इन तीनों वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा कार्य किया करते थे। तो वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वह कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित था। कर्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हो सकता था। आवश्यकता अनुसार लोग अपना वर्ण बदल भी सकते थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो थी वह जन्म पर आधारित नहीं थी, मतलब कर्म के ऊपर आधारित थी। जो जैसा कर्म करता था वह उसी वर्ण का अपने आप को मान लिया करता था। इसके बाद आता है वेशभूषा। आर्यों की वेशभूषा साधारण थी। ये लोग सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मुख्यतः ये 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। कमर के नीचे धोती, जिसको नीवी कहा जाता था, शरीर पर शॉल की भांति ओढ़े जाने वाला वस्त्र जिसको बास कहा जाता था, और ऊपर से धारण किया जाने वाला वस्त्र
जिसको अधिवास या द्रापी कहा जाता था। आर्यों में पगड़ी पहनने का रिवाज था। पगड़ी को ये लोग ऊष्मीय कहते थे। आर्य लोगों को रंगीन वस्त्र पहनने का भी विशेष शौक था। सामाजिक स्थिति में अगला पॉइंट आता है खान पान। आर्यों का जो खान पान था वह सादा था परंतु शक्तिदायक होता था। ये लोग गेहूं, जौ, घी, दूध, दही, फल एवं सब्जियों का मुख्यतः रूप से पालन करते थे। ऋग्वैदिक आर्य मांसाहारी भी थे। मांस का प्रयोग लेकिन ये किसी विशेष अवसर पर किया करते थे। ऐसे ही किसी विशेष अवसर पर ये लोग सोमरस नामक मादक पेय भी पीते थे परंतु यह शराब न होकर एक प्रकार की वनस्पति का रस होता था। ऋग्वेद में कहीं कहीं पर सुरापान मतलब शराब की निंदा भी की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि आर्य लोग सुरापान के दोषों से परिचित थे। इस काल में सुरापान जो था वह अच्छा नहीं समझा जाता था। सामाजिक स्थिति में आती है एक पॉइंट अगला, नैतिकता। आर्यों ने मानव जीवन को उसके समग्र रूप से देखा था और वे नियमितता तथा नैतिकता को जीवन में बड़ा महत्व देते थे। उनके आचार विचार, जिनमें बड़े बूढ़ों तथा गुरुजनों का आदर करना, अपनों से छोटों के साथ स्नेह करना, अतिथि सत्कार करना उत्तम समझा जाता था। उस युग में चोरी, लूटपाट, व्यभिचार आदि अनैतिक कार्यों को पाप की दृष्टि से देखा जाता था। आर्यों के जीवन में समाज सेवा की भावना का विशेष महत्व था और इस कारण आर्यों ने अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया था। सामाजिक स्थिति में अगला पॉइंट आता है मनोरंजन के साधन। आर्य लोग अपने मौजूदा जीवन को सुखी और आनंदमय बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। ये लोग अपने मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के उत्सवों का आयोजन करते थे। इस प्रकार के उत्सवों में रथ दौड़ है, घुड़दौड़ है, मल्ल युद्ध है, नृत्य है तथा संगीत आदि का भी आयोजन किया जाता था। इसके अतिरिक्त शिकार खेलना, जुआ खेलना, मेलों तथा उत्सवों में भाग लेना आदि भी उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही संगीत तथा नृत्य में भाग लेते थे। गायन एवं वादन दोनों का ही प्रचलन था और वाद्य संगीत में ढोल है, बांसुरी है, बीना है, शंख है आदि का प्रयोग किया जाता था। सामाजिक स्थिति में अगला पॉइंट आता है आभूषण एवं श्रृंगार। आर्य लोग आभूषणों के बहुत शौकीन थे। स्त्री और पुरुष दोनों को ही आभूषण पहनने का शौक था। ये सोने तथा चांदी के बने हुए सुंदर आभूषण पहनते थे। इनके प्रमुख आभूषण हार, कुंडल, अंगूठी, कंगन आदि थे। स्त्रियां श्रृंगार प्रिय थी तथा विभिन्न प्रकार से केसों को संवारती थी और जूड़ा भी बनाती थी। सिर पर कुंभ नामक एक विशेष प्रकार का आभूषण धारण किया जाता था। और सामाजिक स्थिति का ही अंतिम पॉइंट है शिक्षा। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का बड़ा महत्व था। अनुमान है कि उस युग में शिक्षा मौखिक रही होगी क्योंकि लेखन कला के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। शिक्षा का आधार था सादा जीवन, उच्च विचार। ऋग्वैदिक काल में संस्कृत भाषा काफी उन्नत थी। गुरु वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे तथा विद्यार्थी उनकी पुनरावृत्ति करते थे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक विकास तथा आचरण की सभ्यता को विकसित करना था, आचरण को पवित्र रखना था। विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में भेजा जाता था। तो ये थी पूर्व वैदिक काल की प्रारंभिक जानकारी और उसकी सामाजिक स्थिति। धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।